हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफोरेस्टेशन अर्थात निर्वनीकरण का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि जीवन का स्रोत प्रकृति है। प्रकृति के जैविक, अजैविक, दृश्य, अदृश्य सभी तत्व भौतिक एकता से जुड़े हुए हैं। जीव के रूप में मनुष्य प्रकृति का अभिन्न अंग है। आदिम काल से आधुनिक यांत्रिक युग तक की सतत यात्रा में मानव ने संसाधनों का उपयोग अपने लाभ के लिए किया है। इसी क्रम में मानव ने इस प्रकृति के मुख्य अंग वनों का बहुत विनाश किया है। हालांकि संसार के मैदानी भागों के वनों का विनाश वैदिक काल से ही कृषि विस्तार के लिए होता आ रहा है, किंतु वर्तमान समय में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं औद्योगिकरण तथा उपभोक्तावाद के कारण जंगलों को भारी मात्रा में काटा जा रहा है। जंगलों की इस कटाई को ही निर्वनीकरण अर्थात जंगलों को उजाड़ना कहा जाता है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया निर्वनीकरण क्या है या डिफोरेस्टेशन क्या है। कृषि भूमि क्षेत्रफल में वृद्धि, लकड़ी ईंधन की बढ़ती मांग, टिम्बर तथा कृषि आधारित उद्योगों के लिए बढ़ते हुए कच्चे माल तथा मांसाहारी आहार की मात्रा के कारण जंगलों को तीव्र गति से काटा जा रहा है। जंगलों को काटने से कागज, लुगदी, फर्नीचर तथा लकड़ी कोयला प्राप्त होता है, जिससे राष्ट्र को आय होती है। परंतु वनों के काटने के दूरगामी विपरीत परिणाम भी होते हैं, जैसे मिट्टी अपरदन में वृद्धि, बाढ़ एवं सूखे की बारंबारता में वृद्धि तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि आदि। अब प्रश्न होता है कि निर्वनीकरण होता क्यों है। तो इसके लिए हम देखेंगे निर्वनीकरण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला, विकासशील देशों में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। दूसरा, कृषि भूमि एवं चरागाहों के क्षेत्रफल में विस्तार। तीसरा, लकड़ी ईंधन, टिम्बर, कागज, लुगदी तथा लकड़ी कोयले की बढ़ती हुई मांग। चौथा, विकसित एवं विकासशील देशों में बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा उपभोक्तावाद। पाँचवां, वन आधारित एवं कृषि आधारित उद्योगों की बढ़ती हुई कच्चे माल की मांग। छठा, सड़कों, रेलों, हवाई अड्डों, नहर, बिजली इत्यादि की सुविधाओं के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता। सातवां, उष्ण आर्द्र प्रदेशों में झूमिंग प्रकार की खेती के लिए जंगलों को काटकर तथा जलाकर कृषि भूमि का विकास करना। आठवां, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण, जैसे आपका बांध वगैरह जो बनते हैं, उससे बिजली भी उत्पादन होता है, सिंचाई भी होता है, उसके लिए भी जंगलों को काटा जाता है, उसका विनाश होता है। 9वां पॉइंट, मांसाहारी जनसंख्या में वृद्धि। मांसाहारी लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। 10वां पॉइंट, विकासशील देशों में गरीबी रेखा से नीचे बढ़ती जनसंख्या, जो ईंधन के लिए जंगलों से लकड़ी काटकर जंगलों का ह्रास करते हैं। 11वां पॉइंट,
वनों में प्राकृतिक रूप से आग का लगना अथवा मानव द्वारा जंगलों में आग लगाना। 12वां पॉइंट, लवणीय वर्षा। लवणीय वर्षा जो जिस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है उसे ही लवणीय वर्षा कहा जाता है। इससे आप लोगों को अलग से एक टॉपिक इसके बारे में पढ़ना है, वो आगे देखेंगे। 13वां पॉइंट, प्रशासन द्वारा निर्णय लेने में देरी तथा वनों संबंधी कानूनों को सख्ती के साथ लागू न करना। ठीक है, ये मुख्य बिंदु हुए वनों के निर्वनीकरण का कारण। उपरोक्त कारणों से विश्व में बहुत तेजी से निर्वनीकरण हो रहा है, जिसका रोकथाम करना भविष्य के गर्भ में है। इसके अलावा भारत में जंगलों में फूल, फल और बीज को इकट्ठा करने के क्रम में पेड़ों के आसपास सफाई करने के ख्याल से पत्तियों एवं झाड़ियों में आग लगा दी जाती है। जैसे देखते होंगे जब महुआ वगैरह का सीजन आता है, महुआ चुनने के लिए लोग इस तरह का काम करते हैं, जिससे उस स्थान पर अन्य पौधों के पनपने का क्रम समाप्त हो जाता है। जैसे महुआ के फूल चुनने के समय झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में देखा जा सकता है। वनों की निरंतर कटाई का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यह प्रतिकूल प्रभाव स्थानीय, राष्ट्रीय तथा विश्व स्तर पर भी देखा जा सकता है, जो निम्नलिखित है। इसमें पहला बिंदु मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव। जंगलों को काटने से मिट्टी अपरदन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊपन घट जाती है। वृक्ष मिट्टी को अपने जड़ों से बांध कर रखते हैं, जबकि वृक्षों के ना होने से यह क्रिया नहीं हो पाती है। दूसरा पॉइंट, बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि। वर्षा के जल को वृक्ष अपनी जड़ों के सहारे भूमि में प्रवेश करा देता है। इससे बहते हुए जल की गति धीमी हो जाती है, जबकि वृक्षों के अभाव की स्थिति में वर्षा जल तीव्र गति से बहते हुए नदी में पहुंच जाता है और बाढ़ का कारण बनता है। तीसरा पॉइंट, मरुस्थलीकरण। वृक्ष जल वाष्प युक्त बादलों को आकर्षित करते हैं, जिससे जंगलों तथा आसपास के क्षेत्रों को वर्षा का जल प्राप्त होता है और क्षेत्र हरा भरा रहता है। इसके अलावा मरुस्थलों के बाहरी हिस्सों के जंगल मरुस्थल से उड़ने वाले बालू कणों को रोक देते हैं, जिससे उसका विस्तार नहीं हो पाता है। दूसरे शब्दों में, जंगलों की कमी के कारण मरुस्थलों का विस्तार हो रहा है। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है, आपने कभी पेपर में पढ़ा या सुना होगा कि राजस्थान का बालू आगरा के ताजमहल तक पहुंच रहा है और ताजमहल जो सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है उस पर पीलेपन की एक परत चढ़ती जा रही है। इसका क्या अर्थ हुआ कि रेगिस्तान का विस्तार होने लग गया है। हालांकि ये समाचार आज से लगभग 8-9 साल पहले का है, अभी उस पर रोक लगा हुआ है। चौथा पॉइंट, वनोत्पाद में कमी। वनों की कमी के कारण उससे प्राप्त होने वाले फल, फूल, कंदमूल, औषधियों, ईंधन, लकड़ी तथा टिम्बर के उत्पादन में भी कमी आ गई है। पांचवा पॉइंट, जैविक विविधता में कमी। जंगलों की संख्या में कमी होने से बहुत से जंगली पशु पक्षियों की संख्या में भी कमी होती जा रही है। परिणाम स्वरूप बहुत सारे जीवों को विलुप्त प्राय जीव के अंतर्गत रखना पड़ रहा है। छठा पॉइंट,
बीमारियों का फैलना। वनों की कमी से संसार के अनेक भागों में बीमारियों का विस्तार देखा जा रहा है। संभवतः इसके पीछे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना है। वृक्ष वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उसे संतुलित रखते हैं, जो अभी ढंग से हो नहीं पा रहा है। 7वां पॉइंट, जलवायु परिवर्तन। जंगलों में कमी होने के कारण पर्यावरण बिगड़ रहा है और तापमान में वृद्धि होती जा रही है। पर्यावरण के असंतुलित होने से सर्दी का मौसम छोटा तथा गर्मियों का मौसम लंबा होता जा रहा है। ऐसा तो हम लोग देख भी रहे हैं। यद्यपि जंगलों के प्रति मानव समाज में जागरूकता बढ़ रही है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1980 से 1995 के बीच लगभग 200 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल के जंगल काटे जा चुके हैं। सामाजिक वृक्षारोपण के द्वारा इस नुकसान की भरपाई की जा चुकी है, परंतु पूरी तरह से नहीं। निर्वनीकरण एवं वनीकरण के बीच लुक्का छिपी चल रही है। वनीकरण से वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों का लगातार विनाश भी किया जा रहा है। अंत में हम कह सकते हैं कि वनों का सघनीकरण एवं क्षेत्र विस्तार समय की मांग है, जो हमें करना चाहिए।